Let's do My Grandmother's House by Kamla Das. A very short poem, yes, crisp है और ये उनके एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्ड है, खुद के बारे में वो बता रही हैं। कमला दास फुल नेम जो है उनका कमला सुरैया है और वो यहाँ पर बॉर्न हुई थी, ठीक है। देन उन्होंने अपना कन्वर्जन कराया था इस्लाम में, ठीक है। देन दीज आर द फेमस वर्क, ऑल दीज 10 आर द फेमस वर्क ऑफ हर। देन what she writes, and then this is the death May 31 2009 में उनकी डेथ हुई। उनकी जो लेगेसी है, राइट, जो अभी तक चल रहा है, वो है कि उन्होंने एकदम फियरलेस एक्सप्लोरेशन किया, फियरलेसली बिना डरे एक्सप्लोर किए हैं ये सारी थीम्स, आइडेंटिटी की, लव की, फेमिनिज्म की, जो इंस्पायर करती है आज तक के जनरेशंस ऑफ राइटर्स, स्पेशली अगर बात करें वुमेन की। टू एम्ब्रेस ऑथेंटिसिटी, मतलब कि ऑथेंटिसिटी क्या होती है? सच्चाई, रियलिटी, एक तरह से जो रियल है, जो ऑथेंटिक है और सही है, वो प्रेजेंट करना लोगों के सामने, ये इस चीज की पावर एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने दी पोएट्स को। सो द पोएम माई ग्रैंडमदर्स हाउस की कहाँ से ली गई है? फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम समर इन कैलकाटा 1965, इससे उठाई गई। कहाँ से उठाई गई ये अपने आंसर में जरूर लिखना। दिस कलेक्शन मार्क्ड हर इमर्जेंस एज अ सिग्निफिकेंट वॉइस इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री, बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट वॉइस की तरह इनका कलेक्शन ये जो पब्लिश हुआ था, ये एक तरह से दिखाया गया इंग्लिश पोएट्री में। सेलिब्रेटेड फॉर इट्स बोल्ड एंड कन्फेशनल स्टाइल, और मेनली ये इसलिए सेलिब्रेट हुआ ना कि इसमें बोल्ड बात की है, इन्होंने अच्छे से दर्शाया है हर चीज, एंड कन्फेशनल स्टाइल यानी कन्फेस कर रही हैं, अपने बारे में बता रही हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इसका वन ऑफ द स्टैंड आउट पोएम्स है, वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स है इस कलेक्शन में, जो एक तरह से बाहर निकल कर दिखती है। शोकेसिंग हर नॉस्टैल्जिक लॉन्गिंग फॉर द लव। नॉस्टैल्जिक लॉन्गिंग मतलब कि जो बहुत पुराना उन्हें याद आ रहा है कि अब उनके पास वो चीज, वो लव नहीं है, एंड कंफर्ट जो वो एक्सपीरियंस करती थी चाइल्डहुड में। Let's begin with our poem A Grandmother's House. There is a house now far away where once I received love. That woman died. मतलब एक हाउस है बहुत दूर यहाँ से, जहाँ मैं प्यार रिसीव करती थी, लेकिन जिससे मैं वो प्यार रिसीव करती थी, वो वुमेन अब उसकी उनकी डेथ हो गई है। वो वुमेन कौन थी? इनकी ग्रैंड मदर। द हाउस withdrew into silence. अब भाई उनकी डेथ हो गई, उनके घर में कोई नहीं है, तो अब वहां पर एकदम साइलेंस है, कोई रौनक नहीं है, कुछ नहीं है। स्नेक मूव्ड अमंग बुक्स, ऑब्वियसली वहां पर जितनी बुक्स पढ़ी हैं उनमें से स्नेक घूमते, ये एक तरह से सिंबलाइज करता है स्नेक घूमना, कि वहां पर जो बुक्स रखी हैं वो ऐसी पड़ी हैं जहाँ पर सुनसान एरिया होता है, ऑब्वियसली वहीं स्नेक्स घूमते, तो बहुत दिनों से ऐसे ही बंद पड़ा है वो जगह। I was 10 too young to read and my blood turned cold like the moon. और मैं तब बहुत यंग थी रीड करने के लिए। जब मैं ये सब लेकिन सोचती हूँ तो मेरा ब्लड जैसे खून ना एकदम ठंडा पड़ जाता है मून की तरह। How often I think of going there. कितनी बार मैं सोचती हूँ कि वहां जाऊं, अपनी ग्रैंड मदर के हाउस जाऊं। To peer through blind eyes of windows. अब यहाँ पर देख रहे हो इमेजिज्म कितना अच्छा यूज किया गया है। ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो, अब विंडो की तो आईज नहीं होती ना, लेकिन विंडो ब्लाइंड आईज कैसे हो गई? विंडो पे जब धूल पड़ जाती है, उसके आर पार कुछ दिखता नहीं, तब ब्लाइंड आईज हो जाती है। तो पियर करना मतलब झांकना, देखना। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, वहां की एयर जो एक तरह से ठंड भी है और फ्रोजन हो गई है, वहां की एयर में एक तरह से सांसें नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वहां जाकर बस सुनना चाहती हूँ उस एयर को, और वहां जो धूल भरी विंडोज हैं उनके अंदर देखना चाहती हूँ उस जगह को। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाइफ। वाइल्ड डिस्पेयर, एकदम से वो होकर भी, परेशान होकर भी, पिक एन आर्मफुल, मैं तब भी जाना चाहती हूँ वहां पर, और वहां से जहां कुछ नहीं है, एक तरह से वहां से आर्मफुल ऑफ डार्कनेस उठाकर भी लाना चाहती हूँ। देख रहे हैं आप कि कितना महत्व है उनकी ग्रैंड मदर के हाउस का उनके लिए, कि वहां की डार्कनेस भी आज उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, एक तरह से वो
वो भी एक आर्म फुल उठा कर ले आए तो बहुत है उनकी जिंदगी के लिए। टू ब्रिंग इट हियर, हियर कहाँ, जहां वो अब रह रही हैं अपने हस्बैंड के हाउस में। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, जो कि आकर उस डार्कनेस को मैं ले आऊं यहाँ पर और मेरे बेडरूम के बाहर, बेडरूम के पास वो रहे जैसे कि एक ब्रूडिंग सा डॉग हो, जो चीता चिल्लाता डॉग हो वैसा। और ये भी कह रही हैं कि इनके बेडरूम में तो जो इंसान है वो उतना अच्छा नहीं है। ये भी सिम्बलाइज करता है ब्रूडिंग डॉग दैट शी इज नॉट फिजिकली वो उतना हैप्पी नहीं है अपने रिलेशनशिप से, अपने हस्बैंड से। वहाँ उसे वो खुशियाँ नहीं मिल रही है जो उसे अपने मायके में अपनी ग्रैंड मदर से मिलती थी। वो लव, वो फीलिंग ऑफ प्राउड, वो सब नहीं है उसके पास। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, एक तरह से डार्लिंग वो माना जाता है अपने हस्बैंड को बोल रहे हैं। कैन यू, क्या तुम बिलीव कर सकते हो? तुम नहीं बिलीव कर सकते ये चीज, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, मैं ऐसे घर में रहती थी जहां मैं प्राउड फील करती थी, मैं लव्ड फील करती थी। एंड आई who have lost my way, मैं जो अपना वे अब रास्ता खो चुकी हूँ, मतलब अब मुझे वो प्यार नहीं मिलता। मैं अब कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, यहाँ इस शहर की तंग गलियों में रह रही हूँ, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। तो मैं एक तरह से अपना रास्ता खो चुकी हूँ, भटक चुकी हूँ। और अब मैं प्यार की तरह, प्यार के लिए एक तरह से भीख मांगती हूँ स्ट्रेंजर्स के डोर पे, एक तरह से। यानी स्ट्रेंजर्स डोर का मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, राइट? तो वो करती हैं, वो दूसरों से एक तरह से प्यार की भीख मांगती हैं टू रिसीव लव, लव एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, सिर्फ छोटा सा ही, जितनी उसकी मामा, उसकी ग्रैंड मदर उसे प्यार करती थी, उसका थोड़ा सा भी अगर उसको मिल जाए लव तो भी बहुत होगा उसके लिए। उसके लिए वो दर दर भटकती है, यानी कि उसके हस्बैंड से वो लव, वो रिस्पेक्ट फिजिकली इमोशनली किसी भी वे में उसे नहीं मिल रहा है, राइट? सो आई होप द पोएम इज क्लियर। अब इसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन देख सकते हैं। ग्रैंड मदर्स हाउस डीपली इमोशनल है, वो तो आपको पढ़ के लग ही गया। अपनी ग्रैंड मदर को याद करिए, वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। वन स्टैंजा में देखा आपने, पूरी पोएम कंप्लीट हो गई और 16 लाइन्स है इसमें। ये एक मूविंग एक्सप्लोरेशन है पोएट का नॉस्टैल्जिक लॉन्गिंग फॉर हर ग्रैंड मदर। नॉस्टैल्जिक तब होता है जब आप कुछ पास्ट का याद कर रहे होते हो, जैसे वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में याद कर रही हैं। और वो वार्मथ है ना, आप अपनी ग्रैंड मदर के बारे में याद करते हो, आपको वो प्यार, वो वार्मथ याद आ जाता है। शी वंस एक्सपीरियंस इन हर एंसेस्ट्रल होम, एंसेस्ट्रल मतलब अपने पुराने घर में जो वो प्यार रिसीव करती थी, एक्सपीरियंस करती थी, वो उन्हें याद आ रहा है। द पोएम कन्वे करता है एक सेंस ऑफ इमोशनल डिसोलेशन caused by the loss of a grandmother, उसकी मदर, ग्रैंड मदर की लॉस से जो उसको इमोशनल ट्रॉमा हुआ है वो दिखाता है पोएम। द डिके ऑफ द हाउस, उस घर का किस तरह से डिके हो गया है उनके जाने के बाद। ऑब्वियसली अब वहाँ जब कोई ध्यान रखने को नहीं, ग्रैंड मदर होगी तो वो साफ सफाई करती होंगी, उसका ध्यान रखती होंगी घर का पूरा। अब कोई नहीं है वहाँ और एकदम सुनसान जैसा पड़ा है। तभी देखते हैं आप स्नेक वर्ड का भी यूज होता है। बोथ ऑफ विच सिंबल, ठीक है, ये सब सिंबलाइज करता है लव एंड सिक्योरिटी, कि कैसे उसकी मामा ग्रैंड मदर से उसे लव और सिक्योरिटी मिलती थी। अब वो सिक्योरिटी घर में भी रहती थी, अब नहीं है। रिटन इन द फ्री वर्स, फ्री वर्स यानी कि कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं यूज हुई है पोएम में। ये पोएम किस थीम्स में इनकैप्सुलेट है, मतलब घूमती है, घिराव है? लव, लॉस, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया वही याद करना, डेथ और एलिनेशन, मतलब होता है जब आप एकदम अलग, एलियन क्या होता है, कहीं अलग से आया हुआ, राइट? किसी और पृथ्वी, किसी पृथ्वी से अलग, कहीं और प्लैनेट से आया हुआ, उसे आप एलियन कहते हो, राइट? एलिनेशन मतलब हो गया कि एकदम अकेलापन जब महसूस होता है। द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट करता है कमला दास का कन्फेशनल स्टाइल। ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल कन्फेशनल पोएम है। इस पोएम में जो स्टाइल, जो लैंग्वेज, जो स्टाइल यूज हुई है वो कन्फेशनल है, ठीक है? कन्फेस कर रही है वो अपनी बात को। देखो अपने हस्बैंड से डायरेक्टली बता रही है कि वो लव अब उसे यहाँ नहीं मिलता, अब उसे दर दर भटकना पड़ता है उस लव के लिए, which emerged during a time when Indian women poets rarely wrote about personal emotions with such candor. मतलब इस तरह से उन्होंने ऐसी पोएम लिखी जब विमेन
राइटर्स, विमेन पोइट्स तो हार्डली लिखती ही थी, कम, इतनी कम थी ही, लिखती ही इतना कम थी, तब उन्होंने ऐसे अपने पर्सनल इमोशंस को बयां किया. Born in 1934 in Kerala, India, Kamala Das was shaped by her conservative upbringing and complex relationship. वो केरला में बॉर्न हुई थी और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव जहाँ जगह होती है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है, वहाँ की अपब्रिंगिंग हुई है उनकी, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में वो रही हैं, ठीक है, जहाँ उन्होंने बहुत जूझा है. माई ग्रैंड मदर्स हाउस मिरर करता है, दिखाता है हर लॉन्गिंग फॉर अनकंडीशनल लव. उसका मतलब किस तरह से वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग करे, उसको चाहिए वो चीज़, उसको अनकंडीशनल लव जो नहीं मिल पा रहा है. अनकंडीशनल लव आपकी मम्मा, आपकी ग्रैंड मदर से ज़्यादा आपको वैसे भी कोई इतना नहीं दे सकता. एंड द इमोशनल फुलफिलमेंट शी ऑफन फाउंड लैकिंग इन हर अडल्ट लाइफ. और जो बचपन में उसे इमोशनली फुलफिलमेंट में लगता था, बचपन में आपको कुछ भी हो, कोई भी परेशानी हो, योर ग्रैंड मदर ऑब्वियसली इज देयर फॉर यू. बड़े होते होते लगता है कि यार वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है अब मेरे पास, और इनकी लाइफ में इनके हस्बैंड भी उन्हें इतना अच्छे से खुश नहीं रखते थे, सो ऑब्वियसली यही होगा ना. द पोएम ऑल्सो सर्व्स एज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, highlighting the erosion of familial ties and the alienation brought by changing culture norms. और ये दिखाते हैं कि कैसे ये क्रिटिक करते हैं कि कैसे मॉडर्निटी में क्या होता है, कैसे जब मॉडर्न आदमी बन रहा है तो वो जो फेमिलियल टाइज थे, फैमिली के टाइज थे, वो हट जाते हैं. जब आपके उन्होंने एक तरह से अपना इस्लाम में वो कन्वर्जन भी किया था, तो उससे भी कितना डिफरेंस आ जाता है, राइट. पोएट एम्प्लॉयज रिच फिगर ऑफ स्पीच, बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है. आपने देखा कितनी छोटी सी पोएम है लेकिन इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुए हैं. इन द ओपनिंग लाइन, देयर इज अ हाउस नॉट फार अवे वेयर आई वंस आई रिसीव लव. शी यूज टू रिप्रेजेंट द हाउस एज अ सिंबल ऑफ लव. ठीक है, किसी सिंबल ऑफ लव को हाउस को वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो लव का सिंबल है. एल्ट्रेशन विद द मेटोनमी, repetition, W sound का repetition हुआ है by where, now, where. ठीक है, बार बार W sound का repetition हुआ है. Personification use हुआ है in the house withdrew into silence. देखो house को बोल दिया गया है कि house एकदम silent हो गया है, तो house को इंसान तो है नहीं जो silent हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इंसान की तरह उसे माना गया, इसलिए ये personification भी है. Vividly convey करता है desolation, कैसे वो अकेली है, and after her grandmother's death, है ना, ग्रैंडमदर डेथ की बात, कैसे वो अकेली है. सिंबलिज्म, स्नेक में मैंने आपको पोएम के वक्त ही समझा दिया कि स्नेक को किस तरह से सिंबल की तरह यूज किया गया है, ये बताने के लिए कि अब वो घर जो है वो डीके कर रहा है, वहां पर डेंजर है उस घर में, और इनोसेंस ना जो होती है, जो एक मासूमियत होती है, वो हट गई है उस घर से. लाइक वहां पर बहुत ज्यादा देखो स्नेक है भाई, डरावना सा कुछ ऐसा छा गया, डेंजर सा, है ना. सिमली, इन माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून. लाइक द मून, मून से कंपेरिजन किया गया है और वर्ड लाइक यूज किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिमली. सिमली का यूज किया गया है रिफ्लेक्ट द पोएट्स चिलिंग सेंस ऑफ लॉस, कैसे वो लॉस के बारे में बहुत ज्यादा परेशान है. द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, देखो फिर विंडोज को भी यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, जैसे हाउस को किया गया था इस लाइन में, वैसे यहाँ पे विंडो को भी किया गया है. पोर्ट्रे करता है कि लाइफलेसनेस ऑफ द अबैंडन्ड हाउस वाइल द मेट, कि वो जो हाउस वहां कितना, उसमें जो लाइफ थी ना घर में, वो खत्म हो गई है. अब आईज जो थी वो बंद हो गई है विंडो का, ये भी दिखाता है कि कैसे उस घर की जो लाइफ थी उनकी ग्रैंड मदर के जाने के बाद वो एक तरह से खत्म हो गई. और आपने वो भी देखा होगा, ब्रीज को भी बोला गया था, है ना, फ्रोजन ब्रीज बोला गया था, वो चीज भी है कि एयर जो है वो फ्रोजन हो चुकी है वहां की, वो भी दिखाया गया है कि कैसे वहां की लाइफ ही चली गई है ग्रैंड मदर के जाने के बाद. वेल द मेटाफर, डार्कनेस में मेटाफर यूज हुआ है, रिप्रेजेंट करता है इमोशनल वॉइड. इमोशनल वॉइड का मतलब है जो स्पेस जो क्रिएट हो गई है इमोशनली उनकी ग्रैंड मदर की एब्सेंस की वजह से, जो इमोशनल जगह नहीं है अब इनके पास, कोई ऐसा इमोशनल इंसान नहीं, कोई इंसान नहीं जो इनकी इमोशनल फुलफिलमेंट कर सके, है ना. The poet's use of simile continues with the darkness to lie behind my bedroom door like a brooding dog.
लाइक यूज किया गया है यहाँ पर। ये सिंबलाइज, ये क्या है, सिमिली है, लाइक यूज किया गया तो सिमिली है। सिंबलाइजिंग ग्रीफ लर्किंग परसिस्टेंटली, बार बार यही सिंबलाइज करा है कि कितना ज्यादा ग्रीफ है, दुख है। टोन बिकम्स कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल तब हो जाती है, कन्वर्सेशनल मतलब क्या होता है, जब बातचीत की टोन हो, ठीक है। पहले ये कन्फेशनल थी, याद कीजिए, पहले लाइंस में ये कन्फेशनल है, मतलब वो अपनी बात एक तरह से कन्फेस कर रही हैं, आगे भी कन्फेस करेंगी, बट यहाँ पर एक तरह से कन्वर्सेशन भी है। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, एक तरह से यहाँ पर बात हो रही है। और ये क्वेश्चन पूछ रही है ऐसा जिसका आंसर ये खुद ही दे रही है, कैन यू, क्या तुम बिलीव कर सकते हो, और फिर वो आंसर खुद ही दे रही है ना, वो ऐसा क्वेश्चन है। थ्रू द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, drawing readers into her personal world, readers को अपने personal world में ले जाती हैं वो। The final lines were the poet describes herself as begging for love at strangers, ये final lines थी, है ना, इसमें metaphor का यूज हुआ है और hyperbole है, right, to convey her sense of alienation and emotional depression, है ना, कि hyperbole कि वो beg कर रही हैं love के लिए, है ना, भीख मांग रही है, तो एक तरह से hyperbole हो गया, जब आप बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते हो तो हाइपर बोले होता है, बट यू नो यू रियली इमोशनली आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हो, तभी आप ऐसे वर्ड्स का यूज करते हो ना, जैसे आप बहुत कॉल कर रहे हो किसी को और वो नहीं उठा रहा है, तो आप गुस्से में 1000 बार कॉल कर चुका हो, नहीं उठा रहा है, ओके। सो आप हाइपर बोले भी तब यूज करते हो जब आप इमोशनली बहुत परेशान या हर्ट हो जाते हो। सो इमेजरी थ्रू आउट द पोएम इज हॉन्टिंग एंड पैगनेंट, ठीक है, ऐसी इमेजरी यूज की गई है पूरी पोएम में जो आप लाइक वर्ड्स को इमेजिन कर सकते हो, ऐसे वर्ड्स हैं। The house is described as decaying, frozen air, blind eyes of windows, ये सब सिंबलाइज करता है कि लाइफलेसनेस कैसे परवेड हो रही है। डार्कनेस, स्नेक्स एंड द कोल्ड मून, फर्दर ये सब क्या एम्फसाइज करता है, डार्कनेस है, स्नेक है, और मून जो है वो कोल्ड है, ठंडा कोई चीज पड़ जाती तब हम यूजुअली डेथ के बारे में बात करते हैं, स्नेक्स डेंजर के बारे में बात कर रहा है। इमोशनल बेयरनेस ऑफ पोएट्स करंट स्टेट, कि पोएट के करंट स्टेट में कैसे इमोशनल बेयरनेस है, बैरननेस है, कि एकदम खाली पड़ा हुआ है, कोई है नहीं उसके पास इमोशनली, यू नो। द इलिप्सिस इन was proud and loved dot 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 I who have lost, ellipsis मतलब होता है जब आप डॉट 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 करके ऐसे सेंटेंस छोड़ देते हो, ये सब सिंबलाइज करता है कि फ्रैगमेंटेड इमोशंस है उनके, हेजिटेशन हो रही है उनको बताने में अपने ग्रीफ को, ये होता है जब आप यू नो बहुत परेशान होते हो या कोई पोएम लिख रहे हो, कोई बात लिख रहे हो, यूजुअली आप टाइप करते वक्त भी देखते हो डॉट 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 करके छोड़ देते हो कि हाँ ये चीज चल रही है, ऐसे समझ जाओ, तो वो ग्रीफ है, वो परेशान है, तो इस वजह से ऐसा यूज हुआ है, ये लाइंस ऐसा दिखाती हैं। ये क्या है, इलिप्सिस, जरूर लिख के आना ये आंसर में। द पोएम्स यूनिवर्सल अपील लाइज इन इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ लॉस एंड लॉन्गिंग, ये लॉस के बारे में बात करी है, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग किस चीज के लिए, डेथ के लिए, सॉरी लव के लिए, राइट, लॉन्गिंग फॉर लव, बहुत ज्यादा चाहती है इन्हें लव मिले, राइट, इन्हें केयर मिले। The love and comfort the poet experienced in her grandmother's house resonate with readers who have experienced the passage of time and inevitable loss of cherished relationship, तो उनके ग्रैंडमदर के हाउस से ना होने से रीडर्स ने भी जो एक्सपीरियंस किया कि इस पैसेज ऑफ टाइम के बाद उनके पास कितने लॉस हो गए हैं, चेरिश रिलेशनशिप नहीं है उनके पास, कि कोई अच्छा सा रिलेशनशिप किसी के साथ हो नहीं है। कमला दास एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म deeply personal emotions into universal experience is a testament of her poetic mastery। इस लाइन का मतलब है कि कमला दास की ये जो एबिलिटी है ना, कि वो ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है अपने डीप इमोशंस, जो उनके पर्सनल इमोशंस है, उनको यूनिवर्सल एक्सपीरियंस में बदल देती है, कि आप भी एक तरह से जब इसे पढ़ रहे होगे तो आप रिलेट कर पाओ कि आपकी ग्रैंड मदर के जाने के बाद क्या क्या चीजें हो जाती हैं ना, बचपन में आप उन छोटे होते थे बुक्स ज्यादा पढ़ते नहीं हो, बट बाद में जो देखते हो आप चीजें, यू नो, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर छोड़ के गए, आप उन्हें पढ़ना चाहते हो, उन्हें देखना चाहते हो, सो उनकी याद आती है, उससे आपको इमोशनली कोई अवेलेबल इतना नहीं रहता आपके लिए, जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको अपना बचपन याद आता है कि कैसे आपकी ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। सो कंक्लूजन में, माय ग्रैंडमदर हाउस इज अ पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेजिलिटी ऑफ लव एंड एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ लॉस।
इम्पैक्ट ऑफ लॉस के बारे में है, और फ्रिजिलिटी लव के बारे में कि लव कैसे नहीं मिल रहा है। द फ्री वर्ड स्ट्रक्चर, कन्वर्जेशनल टोन, बातचीत की टोन, फ्री वर्ड्स जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं यूज हुई है, इवोकेशन यूज ऑफ इवोकेटिव यूज ऑफ इतना ज्यादा यूज अच्छे से सिंबलिज्म का, पर्सोनिफिकेशन का, इमेजरी का, मेटाफर का, ये सब क्रिएट करता है डीपली मूविंग पोएम, राइट, जो आप सबके दिलों में छू जाती है, दिलों को छू जाती है। Kamla Das remind readers of the irreplaceable bond of love, जो लव का बॉन्ड होता है अपने ग्रैंड मदर से, वो जो कोई नहीं रिप्लेस कर सकता, राइट। द वॉइड, और जो एम्प्टीनेस लेफ्ट बिहाइंड हो जाती है व्हेन दे फेड, जब वो चले जाते हैं, राइट, तो क्या एम्प्टीनेस रह जाती है आपकी लाइफ में, मेकिंग दिस पोएम अ टाइमलेस मेडिटेशन ऑन ह्यूमन इमोशंस। और ये सब इस पोएम को एक टाइमलेस मेडिटेशन बना देता है, मतलब कि ह्यूमन इमोशंस का मतलब कि कभी भी ये फेड नहीं हो सकता, राइट। ये पोएम से आज का बंदा हो, उनके टाइम का जनरेशन का बंदा हो, या फ्यूचर जनरेशन में कोई भी हो, वो सब रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। तो ये कोई टाइम बाउंड नहीं है कि अभी लिखी गई है तो सिर्फ अभी के लोग रिलेट कर पाएंगे या समझ पाएंगे, ये हमेशा के लिए सेम इमोशंस रहेंगे ह्यूमन बींग्स के, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल। क्रिटिकल अप्रिशिएशन जरूर आता है, सो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, ये सब लिखना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इफ यू लाइक द पोएम, सो इसमें जो मेहनत लगी है उसको आप फुलफिल कर दे, राइट, उसको गिव इट अ बिग thumbs up and do subscribe to the channel. Thank you. And of course आपको और अच्छी वीडियोस ऐसे ही पोएम की, हर एक पोएम जो आपको नहीं समझ में आ रही मिलती रहेगी। थैंक यू।